Good morning, all of you. Now we start our next part of history, nationalism in India. Now the topic is the Salt March and the Civil Disobedience Movement. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. उन्होंने 11 demands रखी थी. Some of these were of general interest, common थी वो. Others were specific demands of different classes, from industrialists to peasants. और कुछ demand थी जो related थी हर class से. The idea was to make the demand wide ranging. कि मतलब इसीलिए था कि डिमांड्स हम वाइड हर ग्रुप को, हर कास्ट को, हर डिपार्टमेंट को हम जोड़ सकें, so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign, ताकि हम सबको एक साथ जोड़ सकें. इसलिए हर कास्ट को, हर क्लास को लेकर उसमें डिमांड रखी गई थी. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. और सबसे जो स्ट्रॉन्ग डिमांड थी दैट इज़ थी कि पहले जो सॉल्ट पर टैक्स लगता था उसको हटा दिया जाए, क्योंकि सॉल्ट वॉज अ नेसेसिटी. आज भी सॉल्ट इज़ अ नेसेसिटी. तो मतलब यूँ ही बोला गया था कि भाई सॉल्ट एक नेसेसिटी है और चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो सब खाते हैं उसको, इसीलिए एसेंशियल आइटम है वो फूड का, इसीलिए उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive facet ऑफ ब्रिटिश रूल. तो उसका प्रोडक्शन पर किसका पूरा मोनोपोली था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, और वो उस पर हाई टैक्स लगाती थी. महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम. If the demand were not fulfilled by March 11, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. तो अगर हमारी डिमांड फुलफिल नहीं की गई 11 मार्च तक, उन्होंने एक अल्टीमेटम दे रखा था, तो हम क्या करेंगे? सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन चलाएंगे. इरविन वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट. लेकिन इरविन की इच्छा नहीं थी कि मैं इन डिमांड्स को लेकर निगोशिएट करूं. सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. किनको लेकर? 78 वॉलंटियर्स लोग को लेकर उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट की. द मार्च was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to the Gujarat coastal town of Dandi. इसलिए इसको डांडी मार्च भी बोला जाता है. The volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. कि हमें peacefully काम करना है with non-violence. On 6th April he reached Dandi and ceremonially वायलेटेड द लॉ. और उन्होंने उस टाइम लॉ को वायलेट कर दिया और उन्होंने खुद ने बॉयल करके वाटर को सॉल्ट बनाया. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन, ये देखो, with the British as they had done in 1921-22, but also to break colonial laws. तो पीपल को यही बोला गया कि हमें अब ब्रिटिश के रूल्स को भी नहीं मानना है, कॉलोनियल लॉज को भी ब्रेक करना है. 1000 in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factories. तो ये सब काम हुए. As the movement spread, foreign cloth was boycotted, the liquor shops were picketed, peasants refused to pay revenue and चौकीदारी taxes. peasants ने मना कर दिया कि हम किसी तरह का रेवेन्यू नहीं देंगे, कोई टैक्सेस नहीं देंगे. village officials resigned and in many places forest people violated forest laws, going to reserved forest, collect wood and graze cattle. मतलब लोगों ने धीरे धीरे डिसओबीडियंस स्टार्ट कर दिया था. हर तरह से जो लॉज बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था. जो फॉरेस्ट पीपल थे वो फॉरेस्ट में जाने लग गए और रिजर्व्ड एरिया में उन्होंने वहाँ से वुड भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया. कैटल का ग्रेजिंग स्टार्ट हो गया. तो ये सब काम हुए थे. वरीड बाय द डेवलपमेंट्स. अब किसको टेंशन स्टार्ट हो गई, किसको वरीड स्टार्ट हो गई? ब्रिटिशर्स को.
द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स। तो उन्होंने सोचा कि अरे भाई तो ये तो क्या हो रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेज इन मेनी प्लेसेस। व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the street of Peshawar facing armed cars and police firing। जैसे ही खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया, लोग क्या हो गए, सड़कों पर उतर आए और फेसिंग आर्म्ड कार्स, हथियारों से भरी हुई कार और पुलिस फायरिंग, उन सब का लोगों ने फेस किया। मैनी वर किल्ड, कई लोग मारे गए। अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड police force, municipal buildings, low cost and railway stations, all structures that symbolized British rule. A frightened government responded with a policy of brutal repression। बस यही हुआ कि गवर्नमेंट को डर लगने लग गया कि इस तरह से क्या हो रहा है। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वीमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, मारने लग गए। अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, और उन्होंने लोगों को अरेस्ट किया। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, और महात्मा गांधी ने फिर से मना कर दिया कि अभी हमें मूवमेंट फिर बंद करना पड़ेगा। एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विथ इरविन ऑन मार्च 5, 1931। This is known as Gandhi-Irwin Pact. Gandhi ji consented to participate in the round table conference too. Okay, क्योंकि फर्स्ट में गांधी जी ने जाने से फर्स्ट को बॉयकॉट कर दिया था कांग्रेस ने, ये सेकंड इन लंदन, एंड गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और गवर्नमेंट ने फिर एग्री किया कि हम भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, बट द निगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, पर किसी तरह का कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगेन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, तो अब गवर्नमेंट फिर से नए तरीके अपना रही है। Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal. A series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstration and boycotts. तो बहुत उन्होंने आकर देखा कि बहुत मतलब चेंजेस आ गए हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को, जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को इलीगल पार्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, बॉयकॉट्स थे उन सबको उन्होंने मना कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। विथ ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड, तब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट हम पर बहुत ज़्यादा वापस फिर से जुल्म करने लग गई है, तो फिर उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट इन 1934 इट लॉस्ट मोमेंटम। बट जितना स्पीड से चला था, जितना लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, धीरे धीरे वो अपना उतना स्पीड को नहीं चला पाया, और धीरे धीरे वो अपना लॉस्ट इट्स मोमेंटम, मतलब वो अपनी स्पीड और अपना जो उसका पहले इफेक्ट था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट, कैसे वो देखते थे। Let us now look at the different social groups that participate in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? And what did Swaraj mean to them? In the countryside, rich peasants community like the Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. Being producers of commercial crop, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. क्योंकि वो सारे क्या थे, वो सारे रिच थे, सारे पीजेंट्स, इसीलिए जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, डिप्रेशन आया, प्राइस फॉलिंग हुई, तो उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. मतलब उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। दे वर वेरी हार्ड हिट, ठीक है, डिप्रेशन से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, उनकी इनकम जो इनकम थी वो कम होने लग गई, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना उनके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था।
ठीक है, एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट. These rich peasants become enthusiastic supporters of the civil disobedience movement. और यही उनके क्या थे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, मतलब सपोर्टर्स थे ये सारे रिच पीजेंट्स. Organizing their communities and at time forces reluctant members to participate in the boycott programs. और उन्होंने ही communities बनाई थी and at time forcing reluctant members, मतलब जिनको नहीं पता था क्या बट फिर भी वो उसमें participate करते थे हर प्रोग्राम में. For them the fight for स्वराज was a struggle against high revenues. और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, एक struggle है high revenue के against. But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. क्योंकि 1931 में उन्होंने सोचा था कि उनको रेवेन्यू में कोई बेनिफिट मिलेगा, बट जब ये मूवमेंट ख़त्म हो गया तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुए. और जब फिर ये स्टार्ट हुआ तो तब उन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया कि हमको पहले भी इसमें पार्टिसिपेट करने से किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हुआ था. The poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. लेकिन जो पुअर थे उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. As the depression continued and cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. और उनके लिए स्मॉल फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम क्या हो गई थी, रेंट देना उनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि डिप्रेशन आया था इकोनॉमी में. They wanted the unpaid rent to the landlords to be remitted, कि भाई हमें रेंट नहीं देना है. They joined the variety of radical movements and often led by socialist and communist. Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. इसीलिए मतलब यही था कि रिच जो पीजेंट्स थे और लैंडलॉर्ड्स थे उनको उनके इश्यूज़ रेजिंग इश्यूज़ दैट माइट अपसेट, मतलब यही है कि अगर हम ये रेंट को अगर मना करने की बात करेंगे तो जितने भी जो रिच पीजेंट्स है वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे. तो इसीलिए कांग्रेस भी क्या थी, अनविलिंग थी कि नो रेंट कैंपेन चलाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन. इसीलिए कांग्रेस ने जो पुअर पीजेंट्स थे उनका एज सच ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए उनका एज सच ऐसा कोई अच्छा रिलेशन भी नहीं था. तो यही था कि मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि हम इनको कैसे सपोर्ट करें और क्या करें. ओके, सो ये सारा इट इज़ रिलेटेड विद द सिविल डिसोबीडियंस और क्या क्या उस पर इफेक्ट हुआ था, किसने पार्टिसिपेट किया था, किस वे में पार्टिसिपेट किया था, ये सब इसके अकॉर्डिंग है. ओके, सो नाउ इट इज़ फॉर today's class. Then we will start from this topic in our next class. Okay, all of you, thank you so much. Have a nice day.